अरे भाई, कुछ होश में आओ। क्या इस बारिश में कूड़ेदान के बगल में ठंड से मर जाने का इरादा है? 52 साल का कुंवारा मनोहर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के ढाबों में झूठे बर्तन मांजते हुए गुजार दी थी। बारिश में उसे जो औरत मिली वह न तो अपना नाम बता सकती थी और न ही एक अक्षर पढ़ लिख सकती थी। वो पूरी तरह से अनपढ़ और गूंगी थी। लोग उसे मनहूस भिखारिन कहकर उस पर थूकते थे, लेकिन मनोहर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। बारिश में भीगे उसके फटे पुराने चिथड़ों के नीचे एक ऐसी दिव्य जुबान छिपी थी जो भारत के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की नींव हिलाकर रख देने वाली थी। तो आखिर एक अनपढ़ औरत कैसे उस शातिर और क्रूर मैनेजर के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल पाई? ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक धधकते हुए दिल के। उनकी इस चमत्कारी कामयाबी की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तो हम इस गर्मजोशी भरी कहानी को और भी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथ ही आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम प्रार्थना कर सकें कि उस जगह पर हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा 30 साल पुराना मशहूर रेस्टोरेंट दहलवी दरबार। दोपहर के वक्त यहाँ के शाही कोरमे की खुशबू से खिंचे चले आए ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और यह इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था। लेकिन जहां हॉल की रौनक देखने लायक होती थी, वहीं रेस्टोरेंट का पिछला दरवाजा एक अलग ही दुनिया थी, जहां जूठन, कचरे की बदबू और सस्ती बीड़ी का धुआं हमेशा भरा रहता था। उसी पिछवाड़े के एक कोने में एक पुराना जर्जर सर्वेंट क्वार्टर था, जिसका नीला पेंट लगभग पूरी तरह उखड़ चुका था। यही वो जगह थी जहां पिछले 10 सालों से किचन हेल्पर का काम कर रहा 52 साल का मनोहर रहता था। मनोहर अनाथ था, न ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई हुनर था। जवानी में कंस्ट्रक्शन साइटों पर मजदूरी करते करते 10 साल पहले उसकी मुलाकात ठाकुर रघुवीर सिंह से हुई, जिन्होंने उसे इस किचन में काम पर रख लिया। उसका काम वो सब कुछ करना था जिससे दूसरे लोग बचते थे। सुबह तड़के बर्फीले ठंडे पानी में हाथ डालकर सैकड़ों किलो मटन की सफाई करना और दिन भर बर्तनों के ढेर को मांजना, यह एक बहुत ही थका देने वाला काम था। उस रात देर से पतझड़ की बारिश जोरों पर थी। सफाई खत्म करके जब मनोहर कूड़ेदान खाली करने पिछले दरवाजे से बाहर निकला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके भीगे कपड़ों को चीरता हुआ चला गया और उसने अनजाने में ही अपने शरीर को सिकोड़ लिया। हे भगवान, क्या जानलेवा ठंड है! पता नहीं इस बार की सर्दियां कैसे कटेंगी। मनोहर ने कूड़ेदान का ढक्कन बंद करते हुए बुदबुदाया, लेकिन तभी जैसे ही बिजली कड़की उसने देखा कि कूड़े के ढेर के पास रखे गत्तों का ढेर थोड़ा हिला। मनोहर डरकर एक कदम पीछे हट गया। कौन है वहां? कोई है क्या? जवाब में सिर्फ एक धीमी सी कराहने की आवाज बारिश की आवाज में मिलकर आई। मनोहर ने सावधानी से गत्तों को हटाया। वहां भीगे हुए पत्तों की तरह सूखी हुई एक औरत सिकुड़ी हुई पड़ी थी। न जाने कब से वो सड़कों पर भटक रही थी। उसके उलझे हुए बाल बारिश और कीचड़ से चिपके हुए थे और उसके कपड़े कम, चिथड़े ज्यादा लग रहे थे। हे भगवान! अरे बहन जी, होश में आइए। मनोहर ने घबराकर उसके कंधे हिलाए। औरत का शरीर किसी लाश की तरह ठंडा पड़ा था। यह साफ था कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह आज रात नहीं निकाल पाएगी। मनोहर ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसका शरीर पंख की तरह हल्का था, जिससे मनोहर का दिल और भी भारी हो गया। 52 साल की अकेली जिंदगी में मनोहर के लिए यह हल्का वजन किसी दूसरे इंसान के शरीर की पहली गर्मी थी और यही उसकी अपनी जिंदगी का दर्द भी था। मनोहर उसे अपने पुराने क्वार्टर में ले आया और उसे एक चटाई पर लिटा दिया। हालांकि कमरा बहुत ठंडा था, लेकिन यह बारिश से बचने की एकमात्र जगह थी। उसने जल्दी से एक तौलिया लाकर उसके भीगे बाल पोंछे और किचन से चुपके से लाया हुआ गर्म शोरबा उसे पिलाने के लिए गर्म किया। लो, आंखें खोलो, इसे पियोगी तो थोड़ी हिम्मत आएगी। मनोहर ने चम्मच से गर्म शोरबा उसके होठों के पास किया। तब जाकर उस औरत ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसके मैले कुचले चेहरे पर आंखें हैरान कर देने वाली साफ और गहरी थीं, लेकिन उनमें गहरा डर और संदेह भरा हुआ था। औरत ने जैसे ही चम्मच देखा वह भूखी की तरह शोरबा पीने को हुई, लेकिन जैसे ही चम्मच उसके होठों को छूने वाला था, उसकी नाक के नथुने फड़के और उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। अरे क्या हुआ? भूख के मारे ही तो बेहोश हुई थी ना?
मनोहर ने हैरानी से पूछा और दोबारा शोरबा पिलाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने मुंह कसकर बंद कर लिया और सिर्फ नामे सिर हिलाती रही। उसकी आंखों में ऐसी घिन थी जैसे उसने कोई सड़ी हुई चीज देख ली हो। मनोहर ने सोचा कि शायद वह बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए उसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। उसने एक गहरी सांस ली और कोने से ठंडे चावल लाकर पानी में मिला दिए। तो फिर यही खा लो, शायद गोश्त की महक अच्छी नहीं लग रही, यह तो बस पानी और चावल है, यह ठीक रहेगा। तब जाकर औरत ने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी पानी वाले चावल निगलने लगी। यह देखकर मनोहर की आंखें भर आईं। उसने भी कभी अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा था और दूसरों के घरों में रहकर बड़ा हुआ था, इसीलिए वह भूख के दर्द को किसी से भी ज्यादा बेहतर समझता था। उस रात मनोहर उस छोटे से कमरे के एक कोने में सिकुड़कर बैठा रहा और सोती हुई औरत के चेहरे को देखता रहा। उसे साफ करने के बाद उसका चेहरा काफी सुंदर लग रहा था। उम्र 40 के आसपास होगी, लेकिन न जाने कितनी मेहनत की थी कि उसके हाथ की उंगलियां पेड़ की छाल की तरह खुरदरी थीं और आंखों के किनारे गहरी झुर्रियां पड़ गई थीं। मनोहर ने अपना पुराना जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया। न जाने क्या कहानी है तुम्हारी, जो इस बेरहम दुनिया में एक शब्द भी नहीं बोल पाती। वह औरत गूंगी थी। मनोहर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ जैसी दबी हुई आवाजें निकाल पाती थी। फिर भी मनोहर उसे बाहर नहीं निकाल सका। इस ठंडी दुनिया में उसका अकेलापन मनोहर को बिल्कुल अपने जैसा लगा। लेकिन मनोहर यह नहीं जानता था कि उसने जिसे सड़क से उठाया है वह सिर्फ एक बेघर औरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर दहलवी दरबार की किस्मत को हिलाकर रख देने वाला एक बहुत बड़ा राज छिपा है। और उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी गरीबी और अपमान से भरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले एक चमत्कार की शुरुआत थी। अगली सुबह रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी के लिए किचन की तरफ जाते हुए मैनेजर विक्रम सिंह की नजर मनोहर के क्वार्टर के बाहर रखी। एक अनजान औरत की चप्पल पर पड़ी। विक्रम के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। वह पहले से ही मनोहर को अपनी आंखों की किरकिरी समझता था और यह उसके लिए एक अच्छा मौका था। ओए मनोहर, फौरन बाहर निकल। सुबह की शांत हवा को चीरती हुई विक्रम की तीखी आवाज से गहरी नींद में सो रही औरत डरकर कांप उठी। मनोहर का दिल दहल गया। क्या वह इस बेचारी औरत को उस जालिम मैनेजर के चंगुल से बचा पाएगा? मनोहर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसे कोई लंगर समझ रखा है क्या? क्वार्टर का दरवाजा धड़ाम से खुला और विक्रम सिंह की चीख सुबह की हवा में गूंज उठी। नंगे पांव बाहर भागे मनोहर ने मैनेजर के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। अभी नींद से जागी औरत कोने में दुबकी हुई किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। मैनेजर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। इस बेचारी का कोई नहीं है। जैसे ही बारिश रुकेगी और मौसम थोड़ा ठीक होगा, ये चली जाएगी। बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मनोहर की मिन्नतों के बावजूद विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त रहा। उसने अपनी नाक सिकोड़कर उस औरत को ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा देख रहा हो। छी, कितनी बदबू आ रही है। अरे मनोहर, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तू अपने ताऊजी मालिक के भरोसे ज्यादा उड़ रहा है। लेकिन सुन ले, इसे मेरी नजरों से दूर रखना। ग्राहकों का मूड खराब होता है। कहना इससे कि चूहे की तरह बिल में घुसी रहे, समझा? विक्रम ने मनोहर के पैर पर एक लात मारी और थूक कर चला गया। मनोहर ने तब जाकर राहत की सांस ली। हालांकि उसकी बेइज्जती हुई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वह बेचारी औरत तुरंत बाहर निकाले जाने से बच गई। मनोहर ने औरत को तसल्ली दी और जल्दी से किचन की तरफ भागा। जिस दिन मैनेजर का मूड खराब होता, उसे दोगुना काम करना पड़ता था। बर्तनों के ढेर से जूझते जूझते दोपहर बीत गई। तब जाकर मनोहर को थोड़ी फुर्सत मिली। उसने किचन की मुख्य बावर्ची गंगा मौसी से मिन्नत करके एक प्लेट चावल और बची हुई सब्जी ली और अपने क्वार्टर की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा खोलते ही मनोहर का मुंह खुला का खुला रह गया। जो क्वार्टर कुछ देर पहले तक फफूंद और सीलन की बदबू से भरा हुआ था, वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। जमीन पर पड़ी शराब की बोतलें और गंदे कपड़े गायब थे और छोटा सा कमरा शीशे की तरह चमक रहा था। औरत न जाने कहां से एक पुराना कपड़ा ले आई थी और उससे कोने कोने की धूल साफ कर रही थी। अरे, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और तुमने यह सब साफ कर दिया? मनोहर ने हैरानी से पूछा तो औरत ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि मनोहर का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
मनोहर बाजार से 50 रुपये की एक सस्ती सलवार, कमीज और एक मोटा स्वेटर ले आया था, जो उसने औरत को दे दिया। जब औरत नहा धोकर नए कपड़ों में बाहर आई तो मनोहर एक बार फिर हैरान रह गया। मैल की परत हटने के बाद उसका चेहरा साफ और सुंदर लग रहा था और उसके सलीके से एक अजीब सी गरिमा महसूस हो रही थी। मनोहर ने उसे शांति नाम दिया, शांत और पवित्र। शांति जैसे अपने रहने का हक अदा करना चाहती हो, चुपचाप नहीं बैठी। वह रेस्टोरेंट के पिछवाड़े में आकर मनोहर के साथ प्याज और लहसुन के ढेर को छीलने में मदद करने लगी। पहले तो मनोहर ने मना किया, लेकिन वह शांति की जिद के आगे हार गया। लेकिन छुरी हाथ में आते ही शांति का हुनर देखने लायक था। उसकी उंगलियों के इशारे पर प्याज का छिलका सेब के छिलके की तरह पतला और लंबा उतर रहा था और लहसुन छीलने की उसकी रफ्तार किसी मशीन से भी तेज थी। यह सब देखकर गंगा मौसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अरे वाह मनोहर भाई, जरा इस औरत का हाथ तो देखो, लगता है बहुत तजुर्बेकार है। बड़े बड़े बावर्ची भी इसके आगे पानी भरेंगे। शांति का हुनर सिर्फ तेज हाथ तक ही सीमित नहीं था। वह सब्जियां काटते काटते अक्सर माथे पर बल डालकर कुछ चीजें अलग निकाल देती थी। ऊपर से देखने में प्याज या मूली बिल्कुल ठीक लगते थे, लेकिन जब शांति के निकाले हुए टुकड़ों को काटा जाता तो वे अंदर से सड़े हुए या गले हुए निकलते थे। वह सिर्फ सूंघ कर ही सब्जियों की ताजगी का पता लगा लेती थी। एक दिन दोपहर में किचन में बड़ा हंगामा हो गया। कोरमे के लिए आई नई मटन की हड्डियों को पानी में भिगोकर रखा गया था, लेकिन शांति बार बार उस बर्तन के सामने आकर खड़ी हो जाती और बेचैनी से अंग करने लगती। हट यहां से, गूंगी कहीं की, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? काम करने दे। विक्रम ने उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन शांति ने जोर से नामे सिर हिलाया और एक हड्डी उठाकर अपनी नाक बंद करने का इशारा किया। उसका इशारा इतना जोरदार था कि गंगा मौसी पास आई और हड्डी को सूंघ कर देखा। अरे मैनेजर साहब, इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है, खट्टी खट्टी, लगता है खराब हो गई है। पता चला कि सप्लायर की गलती से डिफ्रॉस्ट हुआ खराब मटन अच्छी हड्डियों में मिल गया था। अगर उसे सीधे देग में डाल दिया जाता तो उस दिन का सारा कोरमा फेंकना पड़ता और सैकड़ों लोगों का खाना बर्बाद हो जाता। यह एक बहुत बड़ा नुकसान होता। विक्रम खांसते हुए वहां से खिसक गया, लेकिन मनोहर और गंगा मौसी अब शांति को एक नई नजर से देखने लगे थे। मनोहर भाई, तुमने तो हीरा ढूंढ निकाला है, इसकी नाक तो कुत्ते से भी तेज है। गंगा मौसी की तारीफ सुनकर मनोहर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस शाम मनोहर घर लौटते हुए एक कागज थैली में गर्म समोसे लेकर आया। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन यह सोचकर ही कि दरवाजा खोलने पर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, उसका दिल गर्म हो गया। दरवाजा खोलते ही गर्म हवा के साथ शांति ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मनोहर ने जिंदगी में पहली बार घर शब्द का मतलब समझा। भले ही वह किसी की पार्किंग के कोने में पड़ा लोहे का डिब्बा था, लेकिन जहां दो लोग एक दूसरे के ठंडे हाथों को गर्माहट दे सकें, वही तो जन्नत थी। लेकिन उन दोनों की यह छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। शांति की इस असाधारण क्षमता पर सिर्फ मनोहर की ही नजर नहीं थी। विक्रम सिंह की लालची आंखें धीरे धीरे शांति की ओर चमकने लगी थीं। इस गूंगी को अगर सही से इस्तेमाल किया तो बहुत पैसा बन सकता है। विक्रम ने अपने ऑफिस की खिड़की से पिछवाड़े में काम कर रही शांति को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा, आखिर वह शांति का इस्तेमाल करके कौन सी नई साजिश रच रहा था। कुछ दिनों बाद दोपहर के वक्त जब रेस्टोरेंट में शांति थी, विक्रम सिंह ने पिछवाड़े में काम कर रहे मनोहर और शांति को अपने ऑफिस में बुलाया। वह जो आमतौर पर बदबू आती है कहकर उन्हें अपने पास भी नहीं फटकने देता था, उसने आज उन्हें अपने निजी ऑफिस में बुलाया था, जिसका मतलब था कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। ऑफिस के अंदर एक मीठी लेकिन अजीब सी तेल की गंध फैली हुई थी। मेज पर एक अनजान सफेद पाउडर का डिब्बा और एक थाली में लाल मांस का टुकड़ा रखा था, जिससे खून टपक रहा था। विक्रम ने अकड़कर बैठते हुए शांति की तरफ इशारा किया। ओए मनोहर, सुना है तेरी ये औरत, इसका स्वाद पहचानने की शक्ति कमाल की है। मनोहर ने घबराकर अपने हाथ मलते हुए जवाब दिया, जी मैनेजर साहब, स्वाद के मामले में तो यह लाजवाब है, पर किस लिए पूछा? चुप कर। मैं कोरमे का स्वाद बेहतर करने के लिए एक नई रेसिपी बना रहा हूं। इससे कहो कि चक्कर बताए। अगर सही बताएगी तो मैं इसे अलग से इनाम दूंगा। विक्रम ने कागज के कप में पहले से घोला हुआ एक धुंधला सा शोरबा शांति की नाक के आगे कर दिया।
वह देखने में तो कोरमे के शोरबे जैसा लग रहा था, लेकिन शांति की नाक कप को देखते ही बुरी तरह सिकुड़ गई। उसने कप लेने से पहले ही अपनी नाक पकड़ ली और जोर जोर से सिर हिलाने लगी, जैसे उसने कोई गंदा नाले का पानी देख लिया हो और उसे उल्टियां आने लगी हों। यह देखकर विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बदतमीज औरत, बिना चखे ही नखरे कर रही है। तुझे पता भी है यह कितना महंगा मसाला है? विक्रम ने डांटा, लेकिन शांति अपनी बात पर अड़ी रही। उसने मेज पर रखे सफेद पाउडर के डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए हाथ से एक्स का निशान बनाया। फिर उसने अपना गला दबाने का नाटक करते हुए इशारा किया कि यह शोरबा पीने से मौत हो सकती है। असल में वह सफेद पाउडर कोरमे को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला अरारोट और ढेर सारा सस्ता केमिकल मसाला MSG था, और मांस भी एक्सपायरी डेट के करीब का घटिया क्वालिटी का था। ठाकुर साहब को अगर पता चलता तो वह आग बबूला हो जाते। विक्रम लागत बचाने के बहाने पैसे हड़पने के लिए यह नकली कोरमा बना रहा था। शांति के इस खुलेआम इनकार से विक्रम की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसने जो बड़ी मेहनत से असल में धोखाधड़ी के लिए योजना बनाई थी, उसे एक अनपढ़ गूंगी औरत ने एक झटके में पकड़ लिया था और ठुकरा दिया था, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमीनी औरत, जो दिया जा रहा है चुपचाप खा ले। मेरी चीजों पर अपनी राय देने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गुस्से में विक्रम ने कागज का कप शांति के चेहरे पर फेंक दिया। गर्म शोरबा शांति के गाल और कंधे पर गिरा और वह बेचारी चीख भी नहीं सकी, बस जमीन पर गिर पड़ी। मैनेजर साहब, यह क्या कर रहे हैं? जान लेंगे क्या इसकी? मनोहर ने घबराकर शांति को अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन विक्रम, जो अपना आपा खो चुका था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा और जूते पहने हुए पैर से मनोहर के कंधे पर लात मारी। आह की आवाज के साथ मनोहर पीछे गिर गया और विक्रम ने जमीन पर थूकते हुए गालियां दी। क्यों बे मनोहर, बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे ऊपर। मैंने तुम जैसे भिखारियों को पनाह क्या दे दी? तुम लोग तो मेरे सिर पर चढ़ने लगे हो। मैं तुम लोगों को मजाक लगता हूं? हैं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। मनोहर ने जमीन पर गिरकर माथा टेक दिया। उसे अपनी मार की परवाह नहीं थी, लेकिन वह कांपती हुई शांति को चोट पहुंचने के डर से मरा जा रहा था। विक्रम ने मनोहर की इस दयनीय हालत पर एक घिनौनी हंसी हंसी। उसने अपनी दराज से मनोहर की तनख्वाह का लिफाफा निकाला और जमीन पर फेंक दिया। इस महीने की तनख्वाह में से कट गया। मेरे करीमती मसाले बर्बाद करने का हर्जाना है यह, और आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। चूहे की तरह अपनी बिल में घुसे रहना। अगर एक बार भी मेरा दिमाग खराब किया तो उस नीले डिब्बे क्वार्टर के साथ तुम दोनों को भी उखाड़ फेंकूंगा, समझा? जी साहब, समझ गया, याद रखूंगा। मनोहर ने जमीन पर बिखरे कुछ नोट जल्दी लद्दी उठाए। उसकी हालत इतनी दयनीय और बेबस थी कि यह देखकर शांति की आंखों से आंसू का एक मोटा कतरा टपक पड़ा। मनोहर ने शांति को सहारा दिया और वे दोनों किसी तरह उस ऑफिस से बाहर निकले। ठंडे गलियारे से गुजरते हुए मनोहर ने शांति का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके खुरदरे हाथों की कौंपाहट शांति तक पहुंच रही थी। क्वार्टर में लौटकर मनोहर ने एक कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर शांति के सूजे हुए गाल को सहलाया। शुक्र था कि वह ज्यादा जली नहीं थी, लेकिन उसके दिल पर लगा जख्म कहीं ज्यादा गहरा था। माफ करना शांति, मैं ही नाकारा हूं, मैं ही कमजोर हूं जो तुम्हारी यह हालत हुई। मनोहर ने सिर झुकाकर रोना शुरू कर दिया। जिंदगी भर सहे अपमान का दर्द आज बाहर आ गया था। लेकिन तभी शांति ने चुपचाप मनोहर का हाथ पकड़ा और अपनी कमीज के अंदर से कुछ निकालकर मनोहर की हथेली पर रख दिया। वह मैनेजर के ऑफिस में जमीन पर पड़ा हुआ एक फटा हुआ लेबल का टुकड़ा था। अंग्रेजी और नंबरों से भरा वह स्टिकर विक्रम के इस्तेमाल किए हुए घटिया मांस के डिब्बे से गिरा था। शांति ने उस स्टिकर को कसकर पकड़ा और मनोहर की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखें अब किसी डरे हुए कमजोर इंसान की नहीं थीं। वे किसी शिकारी जानवर की तरह ठंडी और पैनी चमक रही थीं। शांति ने दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर को उतारा और उसका पिछला हिस्सा खोला। फिर उसने कोने में पड़े एक गोंद को उठाकर उस स्टिकर के टुकड़े को कैलेंडर के पिछले हिस्से में सबसे ऊपर चिपका दिया। वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वह जालिम विक्रम के खिलाफ शांति का खामोश युद्ध का ऐलान था। लेकिन विक्रम को सपने में भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस गूंगी औरत को उसने जानवरों की तरह कुचला था, वही औरत अब उसकी जिंदगी की डोर कसने वाली यमदूत बन चुकी थी। आखिर शांति
इस छोटे से स्टिकर के टुकड़े से कौन सा पलटवार करने की तैयारी कर रही थी। अंधेरी रात में रेस्टोरेंट के पिछवाड़े में बने उस क्वार्टर के अंदर से रात भर कैलेंडर के पन्ने पलटने और कुछ काटने चिपकाने की आवाज आती रही। मौसम पतझड़ से सर्दियों की दहलीज पर आ पहुंचा था। रेस्टोरेंट के पिछवाड़े का नीला क्वार्टर रात होते ही बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। मनोहर और शांति के पास सिर्फ एक पुराना इलेक्ट्रिक हीटर था जो अक्सर खराब रहता था और सर्दियों की ठंड को रोकने के लिए नाकाफी था। विक्रम सिंह का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उस दिन ऑफिस से निकाले जाने के बाद उसने जैसे ठान लिया था कि वह मनोहर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ओए मनोहर, देख के नीचे मसाला चिपका हुआ है, दिखता नहीं क्या? अंधा हो गया है? अभी के अभी अंदर घुसकर इसे रगड़कर साफ कर। विक्रम उबलते हुए कोरमे की देग को ठंडा होने से पहले ही मनोहर को उसके अंदर धकेल देता था। वह विशाल देग किसी भाप के नरक से कम नहीं थी। मनोहर गर्म भाप में सांस घुटने और घुटने छिलने के दर्द के बावजूद चुपचाप देग साफ करता रहा। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत हारी और उसे निकाल दिया गया तो बेचारी शांति सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन मनोहर के सब्र का मजाक उड़ाते हुए विक्रम का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वह खुलेआम घटिया क्वालिटी का फ्रोजन मांस किचन में लाने लगा था। वह कर्मचारियों को मुंह बंद रखने की धमकी देता और कहता कि असली मटन के साथ पकाने पर किसी को पता नहीं चलेगा। शांति जब भी उस मांस की बदबू सूंघती उसे उल्टियां रोकने के लिए अपना मुंह दबाना पड़ता था। खासकर जिस दिन विक्रम कोरमे का रंग गाढ़ा करने के लिए अरारोट और केमिकल पाउडर डालता, शांति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। शांति यह सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वह मनोहर के सो जाने के बाद आधी रात को उठकर चुपके से कूड़ेदान खौंगालती थी। वह विक्रम द्वारा सबूत मिटाने के लिए काली पॉलीथीन में बांधकर फेंके गए केमिकल पाउडर के पैकेट और घटिया मांस के लेबल ढूंढती थी। कचरे की बदबू के बीच से सबूत ढूंढकर बतात साम लाख शांति कांपते हाथों से उन्हें अपने कैलेंडर के पीछे चिपका देती। फिर वह एक काले मार्कर से उतनी बार गोले बनाती जितनी बार विक्रम ने पाउडर मिलाया होता और उसके बगल में एक बड़ा सा एक्स का निशान बना देती। यह उसका अपना कोड था, नकली और कभी माफ नहीं करूंगी। एक दिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। महीने भर की मेहनत के बाद तनख्वाह का दिन था। मनोहर अपने फटे हुए हाथों को मलता हुआ सावधानी से ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। उसने सोच रखा था कि इस महीने की तनख्वाह से वह शांति के लिए एक गर्म जैकेट जरूर खरीदेगा। मैनेजर साहब, आज तनख्वाह का दिन था। विक्रम अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठा था और टूथपिक से दांत साफ कर रहा था। उसने एक पतला सा लिफाफा मेज पर फेंक दिया। जब मनोहर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिफाफे में हमेशा की तनख्वाह का आधा नहीं, एक चौथाई भी नहीं था। मुश्किल से 3-4 हजार रुपए थे। मैनेजर साहब, यह क्या है? लगता है कुछ गलती हुई है। गलती कैसी? हिसाब बिल्कुल ठीक है। पिछली बार तेरी उस औरत ने मेरा कीमती शोरबा गिरा दिया था, उसका हरजाना, और तूने काम करते हुए जो प्लेटें तोड़ी हैं, साथ में तेरा खाना, रहना और बिजली का बिल सब काट लिया है। कोई दिक्कत है? लेकिन यह तो बहुत कम है। इतने में हम पूरा महीना कैसे गुजारेंगे? हीटर भी खराब है, नया लेना है, और शांति की दवा। तो मैं क्या करूं? अगर पसंद नहीं है तो निकल जा यहां से। कौन कहता है तुझे यहां रहने के लिए? तेरे जैसे काम करने वाले लाइन में लगे हैं। विक्रम ने एशट्रे उठाने की धमकी दी और मनोहर चुपचाप पीछे हट गया। ऑफिस से बाहर निकलकर मनोहर की हिम्मत नहीं हुई कि वह क्वार्टर में जाए। वह बाहर ही जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। 52 साल के एक मर्द की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरकर जमीन को भिगो रहे थे। उसका सीना जैसे फट रहा था और दिल में सुइयां चुभ रही थीं। यह आंसू मेकार और दिल में सुइयां चुभ रही थीं। वह दिल में सुइयां सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। वह जिस औरत से प्यार करता था उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा था और जानवरों से भी बदतर बर्ताव सहने के बावजूद पेट के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। यह सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही थी। उस रात मनोहर खाली हाथ क्वार्टर में दाखिल हुआ। शांति बिना लिहाफ ओढ़े जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। मनोहर की सूजी हुई आंखें और झुके हुए कंधे देखकर वह समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। वह मनोहर के पास आई और उसके खुरदरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकालकर मनोहर की हथेली पर रख दिया। वे मुड़े तोड़े 10-10 रुपए के 3 नोट और कुछ सिक्के थे।
यह पैसा शांति ने दिन भर कबाड़ बेचकर जमा किया था। शांति। मनोहर वह पैसा लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। शांति ने चुपचाप मनोहर को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाती रही। उसके शरीर से दिन भर कूड़ेदान में काम करने की वजह से एक अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन मनोहर के लिए यह किसी भी इत्र से ज्यादा खुशबूदार थी। यह एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाने वाले प्यार की खुशबू थी। लेकिन शायद ऊपर वाले को भी रहम नहीं आया। कुछ दिनों बाद भारी देग उठाते हुए मनोहर बर्फीली जमीन पर फिसल गया और उसकी कमर में गंभीर चोट आ गई। आह की चीख के साथ गिरा मनोहर दोबारा उठ नहीं पाया। कमर टूटने जैसे दर्द से उसका शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन विक्रम ने उसे अस्पताल भेजने के बजाय ठंडे लहजे में कहा, कितने नाटक करता है तू? अगर मरा नहीं है तो उठ, नौटंकी बंद कर और आज आया हुआ सारा मटन साफ करने से पहले घर जाने की सोचना भी मत। मनोहर ने दांत भींचकर किसी तरह उठने की कोशिश की। कमर पर कपड़ा बांधकर बिना किसी दर्द की दवा के उसे 12 घंटे खड़े रहकर काम करना पड़ा। शांति खिड़की की दरार से यह सब देखकर खून के आंसू रो रही थी। उसने अपना सीना पीटते हुए फैसला किया, अब और नहीं, वह अपने पति को, अपने एकमात्र परिवार को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। उस रात शांति पहले से भी ज्यादा गहराई में कूड़ेदान के अंदर घुस गई। वह मैनेजर द्वारा फाड़कर फेंके गए दोहरे हिसाब किताब की बही के टुकड़ों को ढूंढ रही थी। कांच के नुकीले टुकड़ों से उसके हाथ छिल गए और खून बहने लगा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरे में नीली आग की तरह चमक रही थीं। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक शेरनी का ठंडा गुस्सा था जो इस नरक जैसे हालात को हर हाल में बदलने का इरादा कर चुकी थी। उधर विक्रम अपने ऑफिस में किसी से फोन पर चुपके बात कर रहा था। उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। हाँ, प्रोड्यूसर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हमारा देहलवी दरबार एक 100% असली मसाले और गोश्त इस्तेमाल करता है। शूटिंग की तारीख? अच्छा, अगले हफ्ते शुक्रवार को। ठीक है, आप आइए, मैं आपको एक जबरदस्त सीन दूंगा। विक्रम इस टीवी शो के जरिए रेस्टोरेंट की बिक्री बढ़ाकर और दुकान का पगड़ी गुडविल का पैसा लेकर उसे बेचने की योजना बना रहा था, और उस योजना के आखिरी शिकार के तौर पर उसने मनोहर और शांति को चुना था। क्या शांति इस जानलेवा संकट में मनोहर को बचा पाएगी और विक्रम के नापाक इरादों को नाकाम कर पाएगी? जिस तूफानी रात मनोहर ने शांति को कूड़ेदान से बचाया था, उसे अब 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान जालिम विक्रम सिंह घटिया मांस और केमिकल पाउडर मिलाकर नकली कोरमा बनाता रहा, और यह सब भांप चुकी शांति चुपचाप कैलेंडर के पीछे उसके अपराधों का रिकॉर्ड रखती रही। लेकिन मनोहर की कमर में चोट लगने और तनख्वाह कटने के बाद उन दोनों की जिंदगी अब एक खाई के किनारे पर आ खड़ी हुई थी। एक दिन दोपहर को रेस्टोरेंट के सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाले कोई और नहीं बल्कि देहलवी दरबार के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह थे। वह आमतौर पर सेहत की वजह से शहर से बाहर रहते थे, लेकिन टीवी शो की खबर सुनकर अचानक जांच करने आ गए थे। किचन में बीड़ी पीते हुए हौंस रहा विक्रम का चेहरा यह देखकर पीला पड़ गया। इस वक्त किचन में घटिया मांस का डिब्बा और केमिकल पाउडर का पैकेट खुला पड़ा था और कोरमे से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। गड़बड़ हो गई, जल्दी हटाओ इसे, सारे डिब्बे स्टोर रूम में फेंको, एग्जॉस्ट फैन चलाओ, विक्रम ने घबराकर चिल्लाया। लेकिन बसी हुई बदबू आसानी से नहीं जा रही थी। अगर ठाकुर साहब अंदर आ गए तो वह सिर्फ सूंघकर ही सब समझ जाएंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे। विक्रम जब जो होगा देखा जाएगा सोचकर रूम फ्रेशनर छिड़कने वाला था, तभी कोने में लहसुन छील रही शांति अचानक उठी और मैनेजर का हाथ झटक दिया। फिर उसने बिजली की रफ्तार से गैस जलाई और एक पैन में मोटा नमक, चाय पत्ती और सूखी हुई झड़ी बूटियां डालकर भूनना शुरू कर दिया। छन्न की आवाज के साथ एक सौंधी और कड़वी मीठी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। उस खुशबू ने मांस की बदबू और रूम फ्रेशनर की गंध को एक पल में सोख लिया। यह किसी जादू की तरह था। ठीक उसी वक्त पिछला दरवाजा खुला और छड़ी के सहारे ठाकुर रघुवीर सिंह अंदर आए। ये कैसी खुशबू है? लगता है जड़ी बूटियां भूनी हैं, बहुत अच्छी महक है, ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़कर संतुष्टि से कहा। विक्रम पसीने से तर बतर 90 डिग्री पर झुक गया। जी ताऊ जी, मतलब ठाकुर साहब,
आप आ गए? मैंने ही कहा था थोड़ी खुशबू करने के लिए। ठाकुर साहब ने अपने भतीजे की बात अनसुनी करते हुए धीरे धीरे किचन का मुआयना किया। जब भी उनकी पैनी नजर देग और स्टोर रूम पर पड़ती, विक्रम का दिल दहल जाता। लेकिन ठाकुर साहब की नजरें अचार के मर्तबान पर जाकर रुक गईं। उन्होंने एक कांटे से अचार का एक टुकड़ा निकाला और मुंह में रखकर चबाया। एक पल में ठाकुर साहब की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यह स्वाद तो, विक्रम, यह तूने बनाया है? जी, वो। विक्रम जब हकला रहा था तभी पास खड़ी गंगा मौसी से रहा नहीं गया। उन्होंने कोने में खड़ी शांति की तरफ इशारा किया। ठाकुर साहब, यह इस नई औरत के हाथ का बना है। ऐसा कमाल का अचार बनाती है कि आजकल ग्राहक सिर्फ अचार खाने के लिए आते हैं। ठाकुर साहब की नजरें शांति पर गईं। फटे पुराने कपड़ों में, डरी सहमी एक गूंगी औरत। लेकिन ठाकुर साहब उसके पास गए और उसका खुरदरा हाथ पकड़ लिया। यह तुमने बनाया है? मेरी माँ जब जिंदा थीं तो बिल्कुल ऐसा ही अचार बनाती थीं। आजकल के जमाने में ऐसा हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। हमारे यहाँ तो एक हीरा आ गया है। ठाकुर साहब की तारीफ से किचन का माहौल एक पल में बदल गया। मनोहर की आंखें भर आईं और बाकी कर्मचारी भी तालियां बजाने लगे। ठाकुर साहब ने अपने बटुए से 500 के कुछ नोट निकाले और शांति के एप्रन की जेब में डाल दिए। बहुत मेहनत करती हो, कुछ अच्छा खा लेना और हमारे इस रेस्टोरेंट का ख्याल रखना। शांति कुछ समझ नहीं पाई और सिर झुका लिया, जबकि मनोहर बार बार धन्यवाद धन्यवाद कहता रहा। उस छोटे से पल में मनोहर और शांति ने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उन्हें भी इज्जत मिल रही है। भले ही शरीर थका हुआ था, लेकिन उनका दिल वसंत की बर्फ की तरह पिघल रहा था। लेकिन इस खुशनुमा माहौल को देख रहे एक शख्स, विक्रम सिंह की आंखों में सांप जैसी ठंडक थी। वह जलन और डर से कांप रहा था। जिस तारीफ के लिए वह 10 साल से तरस रहा था, वह एक कल की आई गूंगी औरत को एक झटके में मिल गई और ऊपर से ठाकुर साहब भी उस पर भरोसा करने लगे थे। यह बात उसे बेचैन कर रही थी। यह औरत मामूली नहीं है। यह मेरे नकली कोरमे का राज भी जानती है और अब ठाकुर साहब की नजरों में भी चढ़ गई है। अगर इसे यहीं नहीं रोका तो यह एक दिन मेरा पत्ता साफ कर देगी। विक्रम ने ऑफिस में लौटकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने दराज के अंदर से कुछ निकाला। वह टीवी प्रोड्यूसर को रिश्वत देने के लिए रखा हुआ नोटों का बंडल और दुकान के गल्ले से चुपके से निकाले गए हिसाब के कागज थे। उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। मनोहर, और वो गूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? आज रात से तुम्हारी जिंदगी खत्म। मैं तुम्हें इतना नीचे गिराऊंगा कि तुम दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे। विक्रम ने कहीं फोन मिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं विक्रम बोल रहा हूं। मेरे रेस्टोरेंट में चोरी हुई है। मुझे शक है कि चोर कौन है। क्या आप अभी आ सकते हैं? सबूत पक्का है। उसने मेरे गल्ले पर हाथ साफ किया है। फोन काटकर विक्रम ने मनोहर और शांति के क्वार्टर की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। उस वक्त बेखबर मनोहर और शांति ठाकुर साहब के दिए हुए पैसों से खरीदे हुए गर्म कबाब खाकर खुश हो रहे थे। तूफान से पहले की शांति की तरह उनकी वह शाम बहुत सुकून भरी थी। आखिर विक्रम ने कौन सा जाल बिछाया था और क्या मनोहर और शांति इस झूठे इल्जाम में फांसकर ठंडी हवालात की जमीन पर पहुंच जाएंगे? कबाब की गर्माहट अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रेस्टोरेंट के शांत पिछवाड़े में एक तेज सायरन की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। पुलिस गाड़ी की लाल और नीली बत्तियां पुराने क्वार्टर की दीवारों पर नाचने लगीं। मनोहर और शांति कुछ समझ पाते इससे पहले ही धड़ाम की आवाज के साथ क्वार्टर का दरवाजा टूटा। मनोहर कुमार, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। वर्दी पहने 2 पुलिस वाले और एक इंस्पेक्टर अंदर घुस आए। उन्होंने बिना जूते उतारे उस छोटे से कमरे में घुसकर खाने की थाली को लात मारकर गिरा दिया। उनके पीछे गुस्से से भरा विक्रम सिंह हांफता हुआ अंदर आया। तोइंग, इंस्पेक्टर साहब, यह क्या हो रहा है? चोरी कैसी? मनोहर ने हाथ से चम्मच गिराते हुए पूछा। लेकिन विक्रम ने आव देखा न ताव मनोहर का कॉलर पकड़कर उसे झिंझोड़ दिया। नमक हराम कहीं के, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तुझ जैसे बेघर को पनाह दी, तेरी इस गूंगी बीवी को भी खिलाया पिलाया और तूने मेरे ही गल्ले पर हाथ साफ कर दिया। आप यह क्या कह रहे हैं साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह झूठ है। मनोहर चिल्लाया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी।
वे ऐसे तलाशी लेने लगे जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि चोर कौन है। एक हवलदार का हाथ मनोहर और शांति के ओढ़ने वाले पतले से कंबल के नीचे गया और कुछ देर बाद उसके हाथ में एक पीला लिफाफा था। साहब, यह रहा। लिफाफे को उल्टा करते ही 500 के नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखर गईं। पूरे 50,000 रुपए, ठीक उतनी ही रकम जितनी विक्रम ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाई थी। मनोहर वहीं जम गया। उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ कभी नहीं देखा था और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह लिफाफा उसके बिस्तर के नीचे से कैसे निकला। यह नहीं हो सकता। साहब, यह साजिश है। मुझे नहीं पता यह पैसा किसका है। किसी ने चुपके से रख दिया है। मनोहर ने घुटनों के बल गिरकर विक्रम के पांव पकड़ लिए, लेकिन विक्रम ने हौंसते हुए कहा, साजिश? इस कमरे में तेरे और इस गूंगी के सिवा आता ही कौन है? कहते हैं इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा पैसा चुराकर भागने की तैयारी में थे ना? शांति ने आगे बढ़कर जोर जोर से ना में सिर हिलाया। वह करती हुई इशारों से समझाने की कोशिश करने लगी कि यह झूठ है। उसने दीवार पर टोंगे कैलेंडर की तरफ इशारा करने की कोशिश की। वह बताना चाहती थी कि असली चोर तो विक्रम है और सारे सबूत उस कैलेंडर में हैं। लेकिन एक हवलदार ने उसका हाथ झटक दिया। ओ औरत, जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दे, और तुम भी साथ चलोगी जुर्म में साथ देने के लिए। खट की आवाज के साथ मनोहर की कलाई पर ठंडी हथकड़ी लग गई। जैसे ही वह ठंडा लोहा उसकी त्वचा से छुआ, मनोहर का दिल बैठ गया। उसने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन कभी किसी की चीज पर हाथ नहीं लगाया था। इसी ईमानदारी के सहारे वह जीता था, और आज उस पर चोर का धब्बा लग गया था। अचानक मनोहर अपना सीना पकड़कर आगे की तरफ गिर पड़ा। उसे सांस नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और पसीना बहने लगा। जबरदस्त तनाव और सदमे की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा था। शांति चीखती हुई गिरे हुए मनोहर से लिपट गई। वह मनोहर का सीना पीटते हुए रोने लगी, जैसे कह रही हो, आंखें खोलो। वह बेचारी जो बोल नहीं सकती थी, बस जानवरों की तरह चीखकर अपने पति की उखड़ती सांसों को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विक्रम ने इस दर्दनाक मंजर को भी नाटक बताकर मजाक उड़ाया। अरे, इसकी नौटंकी तो देखो। ओए मनोहर, उठ। क्या एक्टिंग कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, यह सब बहाने बना रहा है। ले चलिए इसे। पुलिस वालों ने गिरे हुए मनोहर को किसी बोरे की तरह उठाया और बाहर घसीटने लगे। शांति मनोहर के पैरों से लिपटकर रोती रही, लेकिन वह ताकतवर पुलिस वालों के सामने बेबस थी। रेस्टोरेंट के बाहर शोर सुनकर कर्मचारी और मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। उनकी आंखों में नफरत थी। इसे तो ऐसा नहीं समझा था, चोर निकला। मैंने तो तभी कहा था जब यह उस घूंगी को लेकर आया था, दाल में कुछ काला है। लोगों की कानाफूसी मनोहर के दिल में छुरियों की तरह चुभ रही थी। उसे पुलिस की जीप में फेंक दिया गया। धुंधली होती आंखों से उसने विक्रम को देखा। विक्रम हाथ बांधे खड़ा था और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, क्यों पंगा लिया मुझसे? चूहे को चूहे की तरह बिल में ही रहना चाहिए था। जीप सायरन बजाती हुई चल पड़ी। दूर होती खिड़की से उसे जमीन पर बैठकर छाती पीटती हुई शांति की धुंधली सी झलक दिखी। मनोहर ने अपनी बंद होती आंखों से खून के आंसू बहाते हुए कसम खाई, वह ऐसे नहीं मर सकता। उसे जीना होगा, अपनी पत्नी शांति की रक्षा करनी होगी और उस शैतान का नकाब उतारना होगा। हवालात की रात बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी और लंबी थी। ठंडे सीमेंट के फर्श पर फेंका गया मनोहर अपना दर्द से भरा सीना पकड़े सिकुड़ा हुआ था। बगल के लॉकअप में बंद शांति एक दीवार के उस पार रात भर जानवरों की तरह रोती रही। उसकी आवाज सुनकर मनोहर का दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। यह दुनिया गरीब और कमजोर लोगों के लिए बहुत बेरहम थी, लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि निराशा का यह सबसे गहरा गर्त ही उनके पलटवार की शुरुआत बनने वाला था। क्योंकि उस अंधेरे में एक तीसरी आंख भी थी जो उन पर नजर रखे हुए थी। क्या मनोहर और शांति इस झूठे इल्जाम से बरी हो पाएंगे? और क्या पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामान के साथ गया शांति का कैलेंडर सुरक्षित रह पाएगा? हवालात की सुबह की हवा हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर रही थी। अस्पताल से बस प्राथमिक उपचार लेकर वापस लाए गए मनोहर लॉक अब के एक कोने में बेदम बैठा था। दवा से सीने का दर्द तो कम हो गया था, लेकिन दिल का जख्म और भी गहरा हो गया था।
बगल के लॉक अप में बंद शांति अब रोते रोते थक चुकी थी और बस कभी कभी धीमी सी सिसकियां ले रही थी। जब भी वह आवाज आती, मनोहर गुस्से में अपनी जांघ पर मुक्का मारता। निकम्मा कहीं का, वह अपनी बेबसी पर खुद को कोस रहा था। जांच कर रहा इंस्पेक्टर मनोहर की दलीलें सुनने को तैयार नहीं था। विक्रम सिंह ने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था और सारे सबूत और गवाह मनोहर के खिलाफ थे। ऊपर से मनोहर का न कोई जमानत देने वाला था, न कोई रिश्तेदार। वह पूरी तरह से अकेला और बेबस था। देख भाई, मान जा, सबूत तेरे खिलाफ हैं। जिद करेगा तो सजा और बढ़ जाएगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मनोहर ने सिर्फ ना में सिर हिलाया और खून के आंसू रोने लगा। तभी थाने के दरवाजे पर कुछ हलचल हुई और एक जानी पहचानी आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब जरा रुकिए, मैं गवाह हूं। मनोहर ने चौंक कर सिर उठाया तो देखा कि किचन की बावर्ची गंगा मौसी दोनों हाथों में पोटलियां लिए खड़ी थीं। पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वह चिल्लाईं, हटो सामने से। मैं इन लोगों को 10 साल से जानती हूं। भूखा इंसान चोरी कर सकता है, लेकिन ये लोग किसी के पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। गंगा मौसी ने लॉकअप की सलाखों को पकड़कर मनोहर और शांति को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पिछली रात विक्रम को मनोहर के कमरे से पैसे बरामद करते हुए और फिर कर्मचारियों को धमकाते हुए देख लिया था और तभी वह समझ गई थीं कि कुछ गड़बड़ है। मनोहर बेटा और शांति बेटी, चिंता मत करो, मैं अर्जी लिखूंगी, ठाकुर साहब को भी फोन करूंगी। लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। ठाकुर रघुवीर सिंह शहर से बाहर थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और विक्रम ने मनोहर और शांति को नौकरी से निकालकर उनका क्वार्टर भी बंद करवा दिया था। गंगा मौसी ने कांपते हाथों से पोटली खोली। उसमें मनोहर और शांति का वह सामान था जिसे विक्रम ने कूड़े में फेंक दिया था। उस शैतान ने तुम लोगों का सारा सामान बाहर फेंक दिया था। मुझे लगा बारिश में भीग जाएगा तो मैं उठा लाई। शांति ने सलाखों के बीच से हाथ निकालकर जल्दी जल्दी पोटली टटोलनी शुरू कर दी। वह इतनी बेचैन थी कि उसके नाखून टूट गए। मनोहर हैरानी से उसे देख रहा था। कपड़ों और पुराने लिहाफ को हटाने के बाद आखिरकार उसे वह चीज मिल गई और उसने राहत की सांस ली। वह एक पुराना मैला कुचला कैलेंडर था। विक्रम की नजरों में वह कचरा था, लेकिन शांति के लिए वह उसकी जान से भी ज्यादा कीमती सबूत था। गंगा मौसी ने शांति को उस कैलेंडर को सीने से लगाते देख पूछा, बेटी इसमें ऐसा क्या है? ये तो बस एक पुराना कैलेंडर है। शांति ने जवाब देने के बजाय गंगा मौसी का हाथ पकड़ा और कैलेंडर का पिछला हिस्सा खोलकर दिखाया। ट्यूबलाइट की रोशनी में कैलेंडर का पिछला हिस्सा देखकर गंगा मौसी और मनोहर का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां अक्षरों के बजाय ढेरों तस्वीरें और नंबर चिपके हुए थे। विक्रम द्वारा फेंके गए घटिया मांस के लेबल, केमिकल पाउडर के पैकेट के टुकड़े और रसीदें तारीख के हिसाब से बड़े सलीके से चिपकाई गई थीं। यहां तक कि जिस तारीख को विक्रम ने रिश्वत ली थी उस दिन एक काले मार्कर से एक गुस्सैल चेहरा भी बना हुआ था। यह सिर्फ कोई चित्रकारी नहीं थी, यह एक अनपढ़ औरत द्वारा अपनी पूरी इंद्रियों का इस्तेमाल करके लिखा गया, खून पसीने से भरा अपराध का एक इतिहास था। हे भगवान, यह तो उस विक्रम के सारे काले कारनामों का हिसाब है। गंगा मौसी ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। तब जाकर मनोहर को समझ आया कि रात में आने वाली खटर पटर की आवाज इसी बही को बनाने की थी। मनोहर की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उसकी बोल न सकने वाली पत्नी, उसकी अनपढ़ पत्नी इतनी बहादुरी से लड़ रही थी। गंगा मौसी, प्लीज इसे आप अपने पास रख लीजिए। अगर उस शैतान को पता चल गया तो वह इसे नष्ट कर देगा। मनोहर ने सलाखों के बीच से कैलेंडर देते हुए मिन्नत की। गंगा मौसी ने एक दृढ़ निश्चय के साथ कैलेंडर लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करूंगी और मैं एक वकील को जानती हूं, मैं उससे बात करूंगी। बस तुम लोग हिम्मत मत हारना। गंगा मौसी के जाने के बाद लॉकअप में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब हवा में वह पहले जैसी निराशा नहीं थी। शांति ने सलाखों के उस पार से मनोहर को देखकर अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, सुनिए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बस देखते जाइए। 2 दिन बाद गंगा मौसी की मदद और सबूतों की कमी के कारण दोनों को जमानत मिल गई, लेकिन बाहर उनका इंतजार कर रही हकीकत बहुत भयानक थी। उनका घर, वह क्वार्टर, ताले से बंद था और उनकी जेबें खाली थीं। कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर फेंके गए दोनों। मनोहर ने कांपती हुई शांति को
अपना जैकेट देते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना शांति, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। शांति ने ना में सिर हिलाया और मनोहर का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। वह उसे दहलवी दरबार के सामने वाली इमारत की छत पर ले गई। वहां से रेस्टोरेंट का किचन और मैनेजर का ऑफिस साफ साफ दिखाई दे रहा था। शांति ने रेलिंग के सहारे खड़े होकर रेस्टोरेंट को घूरा। उसकी नजरों के सामने कुछ दिनों बाद होने वाली टीवी शूटिंग का बैनर लहरा रहा था। KBS जायका इंडिया का मशहूर रेस्टोरेंट की शूटिंग, 100% असली मसालों का गौरव। शांति ने उस बैनर की तरफ इशारा करते हुए तारीख पर उंगली रखी। वह मनोहर को बता रही थी कि वही दिन फैसले का दिन होगा। मनोहर शांति का इशारा समझ गया और उसने सिर हिला दिया। हाँ, वही दिन, जिस दिन वह शैतान दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होगा, उसी दिन हम उसे नरक दिखाएंगे। दोनों ने ठंडी छत पर अखबार बिछाया और एक दूसरे के शरीर की गर्माहट के सहारे रात गुजारी। भूख और ठंड से शरीर अकड़ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक आग जल रही थी। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। यह बात विक्रम अभी तक नहीं जानता था। आखिरकार टीवी शूटिंग का दिन आ गया। रेस्टोरेंट के सामने सुबह से ही शूटिंग के उपकरण और लोगों की भीड़ थी और विक्रम एक साफ सुथरा सूट पहनकर बहुत खुश नजर आ रहा था। लेकिन उसे सपने में भी यह अंदाजा नहीं था कि जिन 2 लोगों को उसने बाहर फेंक दिया था, वे पास की छत से यह सब देख रहे थे और अपने दांव का इंतजार कर रहे थे। क्या मनोहर और शांति कड़ी सुरक्षा को भेद कर शूटिंग की जगह पर पहुंच पाएंगे और क्या वे विक्रम की इस पाचकीज योजना को ध्वस्त कर पाएंगे? आखिरकार फैसले का दिन आ ही गया। दहलवी दरबार का आंगन सुबह से ही टीवी चैनल की गाड़ियों और क्रू मेंबरों से भरा हुआ था। दुकान के गेट पर KBS जायका इंडिया का 30 साल पुरानी परंपरा का असली स्वाद लिखा एक लाल बैनर लहरा रहा था और विक्रम सिंह सिर पर तेल लगाकर रिहर्सल की तैयारी में व्यस्त था। माइक टेस्टिंग। हाँ प्रोड्यूसर साहब, जैसे ही मैं ये शोरबा उठाऊंगा, कैमरा क्लोजअप लेगा, ठीक है? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारे डायलॉग रट लिए हैं। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि आज की शूटिंग सफल होते ही रेस्टोरेंट की बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी और फिर वह अच्छी खासी पगड़ी लेकर दुकान बेच देगा। उसने किचन के कर्मचारियों को इकट्ठा करके आखिरी बार धमकी दी, ध्यान से सुनो, आज अगर कोई भी गलती हुई तो सबकी खैर नहीं, और स्टोर रूम में रखे वो घटिया मांस के डिब्बे, उन्हें कहीं छुपा दो, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, बदबू बाहर न जाए, इसलिए एग्जॉस्ट फैन फुल स्पीड में चलाकर रखना, समझे? कर्मचारी मैनेजर की डरावनी आंखों से डरकर बस जी समझ गए ही कह पाए। वे जानते थे कि आज जो कोरमा बन रहा है उसमें पहले से भी ज्यादा केमिकल पाउडर और रंग मिलाया गया है, लेकिन पेट के लिए कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उधर सामने वाली इमारत की छत पर मनोहर और शांति रेलिंग की दरार से यह सब देख रहे थे। 2 दिनों से भूखे प्यासे उन दोनों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन शांति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने किचन के एग्जॉस्ट फैन से निकलते धुएं को देखकर नाक सिकोड़ी। वह सिर्फ गंध से ही समझ गई थी कि आज विक्रम ने कितनी ज्यादा मिलावट की है। शांति, अब वक्त हो गया है, क्या तुम सच में यह कर पाओगी? मनोहर ने कांपती आवाज में पूछा। शांति ने चुपचाप सिर हिलाया और मनोहर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन पकड़ चट्टान की तरह मजबूत थी। दोनों छत से नीचे उतरे और रेस्टोरेंट के पिछवाड़े की गली की तरफ बढ़े। जब सबका ध्यान सामने के कैमरों और लाइटों पर था, वे चुपके से पिछले दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, आज थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से उनकी मददगार गंगा मौसी ने कचरा फेंकने के बहाने कुंडी खोल दी थी। मनोहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वे यहां पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अबे, कौन है वहां? सामान उठाने के बजाय क्या कर रहा है? अचानक एक क्रू मेंबर की आवाज सुनकर दोनों गैस सिलेंडर के पीछे छिप गए। शुक्र है वह आदमी लाइट का सामान उठाने में इतना व्यस्त था कि उसने उन्हें नहीं देखा। मनोहर ने राहत की सांस ली और शांति की तरफ देखा। शांति होंठ भींचे किचन की तरफ देख रही थी। उसकी नजरों के सामने उबलती हुई विशाल देग थी, जिसमें विक्रम का झूठ और लालच उबल रहा था। और एक्शन, शूटिंग शुरू। 5 4 3।
असिस्टेंट डायरेक्टर की गिनती के साथ ही लाल रंग की ऑन एयर लाइट जल उठी। कैमरा विक्रम के चेहरे पर जूम हुआ और उसने दुनिया की सबसे मासूम मुस्कान के साथ अपनी एक्टिंग शुरू की। नमस्कार, मैं देहलवी दरबार का मैनेजर विक्रम सिंह। हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ अव्वल दर्जे के मटन और मसालों का इस्तेमाल करके 24 घंटे तक धीमी आंच पर कोरमा पकाता है। मैं अपनी ज़मीर की कसम खाकर कहता हूं कि हमारे शोरबे की एक एक बूंद में कोई झूठ नहीं है। विक्रम का यह बेशर्म झूठ जब माइक के जरिए पूरे देश में लाइव जा रहा था, किचन के कोने में छिपी शांति का शरीर कांपने लगा। यह डर से नहीं था, यह खाने के साथ खिलवाड़ करने वालों और लोगों के भरोसे को तोड़ने वालों के प्रति एक असहनीय गुस्सा था। शांति ने मनोहर का हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ी। मनोहर ने धीरे से कहा, शांति, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं दार है, मैं ही देखा, नहीं देखा। तो चलिए इस गाढ़े शोरबे को देखते हैं। जैसे ही रिपोर्टर ने चमचा लेकर देग का ढक्कन खोला और विक्रम कैमरे की तरफ देखकर अंगूठा दिखाने वाला था, तभी धम 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 किचन के फर्श को कौंपाती हुई एक फटेहाल औरत कैमरे के फ्रेम में घुस आई। वह शांति थी। इससे पहले कि हैरान क्रू मेंबर उसे रोक पाते, वह देग की तरफ दौड़ी और उसने नंगे हाथों से गर्म देग का ढक्कन उठाकर जमीन पर फेंक दिया। खट की जोरदार आवाज के साथ ढक्कन जमीन पर लुढ़क गया और शूटिंग सेट पर भगदड़ मच गई। ये कौन है? इसे बाहर निकालो। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, लेकिन शांति नहीं रुकी। उसने जलती हुई आंखों से विक्रम को घूरा और उबलती हुई देग के गैस नॉब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में न जाने कहां से विक्रम द्वारा छुपाकर रखा गया एक निर्णायक सबूत था। पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट हो रहे कैमरे के सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी के दिन शेर की माद में खुद चलकर आई शांति। क्या वह विक्रम का नकाब उतार पाएगी और इस जहरीले रिश्ते को खत्म कर पाएगी? कैमरे का लेंस हिला और शांति के गुस्से से भरे चेहरे पर फोकस हुआ। तभी मनोहर ने भी अपनी जेब से गंगा मौसी द्वारा दिया गया गुप्त हथियार निकाला और किचन की तरफ दौड़ पड़ा। खट की जोरदार आवाज के साथ भारी देग का ढक्कन जमीन पर गिरा और लाइव शूटिंग सेट पर भगदड़ मच गई। डरी हुई रिपोर्टर चीख मारकर पीछे हटी और कैमरामैन घबराकर इधर उधर कैमरा घुमाने लगा। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कर रहे हो? इस पागल औरत को बाहर निकालो। लाइव शो खराब हो गया, कैमरा बंद करो, बंद करो। विक्रम की चीख सुनकर किचन के कर्मचारी शांति को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन शांति किसी घायल शेरनी की तरह खतरनाक हो चुकी थी। उसने एक कर्मचारी का हाथ झटक दिया और किचन के काउंटर के नीचे उस जगह पर पहुंची जहां विक्रम ने शूटिंग के लिए अपना खास मसाला छुपाकर रखा था। शांति के हाथ में जो चीज आई वह थी अरारोट का एक बड़ा पैकेट और एक अनजान सफेद पाउडर की थैली। कर्मचारियों ने नहीं कहकर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शांति ने बिना सोचे समझे उस पैकेट को खोला और कैमरे के लेंस के ठीक सामने जमीन पर उड़ेल दिया। फूस! सफेद पाउडर बर्फ की तरह हवा में फैल गया। साथ ही मीठी और केमिकल मसालों की तीखी गंध पूरे किचन में भर गई। यह ऐसी गंध थी जो 30 साल पुराने पारंपरिक रेस्टोरेंट से कभी नहीं आ सकती थी। शांति यहीं नहीं रुकी। वह करती हुई फ्रीजर की तरफ दौड़ी और काली पॉलीथीन में लिपटे घटिया फ्रोजन मांस का डिब्बा खींच लाई। फिर उसने उस जमे हुए मांस को उबलते हुए शोरबे में धड़ाम से फेंक दिया। गर्म शोरबा चारों तरफ उछला और मांस का लाल खून निकलते ही सफेद शोरबा एक पल में गंदा लाल हो गया। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। टीवी देख रहे दर्शक और सेट पर मौजूद लोग सब सन्न रह गए। यह सब क्या है? मैनेजर साहब, आपने तो कहा था कि यह असली है, और यह सफेद पाउडर क्या है? रिपोर्टर ने माइक आगे करते हुए पूछा। तो विक्रम पसीने से तर बतर पीछे हटने लगा। नहीं, यह औरत पागल है। यह आटा है। इसका हमारे रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, कैमरा बंद करो। विक्रम ने कैमरे को हाथ से ढकते हुए चिल्लाया। फिर उसने शांति पर हमला कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह शांति को ताकत से रोकना चाहता था। भिखारिन कहीं की, मरने का शौक है क्या तुझे? जैसे ही विक्रम ने मुक्का उठाकर शांति के बाल पकड़ने की कोशिश की, एक साया बिजली की रफ्तार से आया और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। वह मनोहर था। छत से कूदकर आने की वजह से उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के जुनून ने उसे सुपर ह्यूमन ताकत दे दी थी। मेरी औरत को हाथ मत लगाना,
मनोहर ने विक्रम को जोर से धक्का दिया। जमीन पर गिरा विक्रम हांफता हुआ उठा, लेकिन मनोहर की जलती हुई आंखों को देखकर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मनोहर ने कांपती हुई शांति को अपने पीछे छिपाया और कैमरे की तरफ चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। दोस्तों, धोखा मत खाइए, यह सब नकली है। इस मैनेजर ने पैसे बचाने के लिए घटिया मांस और केमिकल पाउडर मिलाया है। मैंने यहां 10 साल काम किया है, मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। मनोहर के इस खुलासे से सेट पर सन्नाटा छा गया। प्रोड्यूसर और क्रू ने कैमरा बंद करने के बजाय इस चौंकाने वाले सीन को कैद करने के लिए और करीब आ गए, जहां का इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इसकी बात मत सुनो, यह चोर है। कुछ दिन पहले मेरे पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। पुलिस को बुलाओ, इन दोनों को बाहर निकालो। विक्रम ने चिल्लाकर झूठ बोला। यह सुनकर भीड़ और क्रू की आंखों में फिर से शक पैदा हो गया। चोर शब्द ने लोगों के मन में शंका डाल दी थी। विक्रम ने मौका देखकर एक घिनौनी हंसी हंसी। सबूत है तेरे पास? हैं? तुम लोग क्या साबित करोगे? तुम लोग तो चोर हो, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? मनोहर ने होंठ भींच लिए। उनके फटेहाल कपड़े और चोर का इल्जाम उन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी मनोहर के पीछे छिपी शांति धीरे धीरे आगे आई। उसके कपड़े शोरबे और पाउडर से सने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। शांति ने विक्रम को घूरते हुए अपनी साड़ी के पल्लू के अंदर से कुछ निकाला। वह एक फटा पुराना कैलेंडर था, वह खामोश रिकॉर्ड जिसे उसने रातों को जागकर बनाया था। शांति ने उस कैलेंडर को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। कैमरे की रोशनी में कैलेंडर का पिछला हिस्सा चमक उठा। बिना एक भी अक्षर के उस कागज पर विक्रम का घिनौना चेहरा साफ साफ दिख रहा था। कैमरे की लाल बत्ती शांति द्वारा उठाए गए कैलेंडर पर केंद्रित थी। वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। उस फटे पुराने कैलेंडर के पीछे विक्रम सिंह के अपराधों का कच्चा चिट्ठा तारीख दर तारीख दर्ज था। अनपढ़ शांति द्वारा कैंची से काटे गए घटिया मांस के लेबल, केमिकल पाउडर के पैकेट के लोगो और आधी रात को फेंकी गई रसीदों के टुकड़े सब एक साथ चिपकाए गए थे। यह क्या है? हटाओ इसे, कैमरा बंद करो। विक्रम ने घबराकर शांति के हाथ से कैलेंडर छीनने की कोशिश की, लेकिन शांति ने पूरी ताकत से उसे पकड़े रखा। तभी मनोहर कैमरे की तरफ चिल्लाया, देखिए, मेरी पत्नी पढ़ लिख नहीं सकती, इसलिए जब भी यह मैनेजर नकली सामान इस्तेमाल करता था, वह उसके फेंके हुए कचरे को उठाकर इस तरह तस्वीरों में सहेज लेती थी। यह जो लाल स्टिकर है, यही वह घटिया मांस का लेबल है जिसे असली बताकर बेचा जा रहा था। मनोहर की बात सुनकर प्रोड्यूसर और रिपोर्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक औरत के जबरदस्त जुनून से तैयार किया गया एक ठोस सबूत था। तभी रेस्टोरेंट के गेट पर भीड़ हटी और छड़ी की ठक ठक की आवाज आई। हटो सब, मुझे अपनी आंखों से देखने दो। एक गरजती हुई आवाज के साथ ठाकुर रघुवीर सिंह वहां पहुंचे। वह टीवी शो देखते ही सब कुछ छोड़कर भागे आए थे। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्हें देखते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ताऊ जी, आप आ गए? इन लोगों ने शो बर्बाद कर दिया। मैंने पुलिस को बुलाया है, वे आते ही होंगे। यह सब झूठ है। लेकिन ठाकुर साहब ने अपने भतीजे की तरफ देखा तक नहीं। वह कांपती हुई शांति के पास गए और उसके हाथ से कैलेंडर लिया। ठाकुर साहब के खुरदरे हाथों ने कैलेंडर पर चिपके एक एक सबूत को छुआ। केमिकल पाउडर, घटिया लेबल, नकली रसीदें, यह सब देहलवी दरबार की उस इज्जत को कुचलने के निशान थे जिसे बनाने में ठाकुर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। कैलेंडर पलटते हुए ठाकुर साहब एक जगह रुक गए। वहां शांति ने अपनी टूटी फूटी चित्रकारी से एक तस्वीर बनाई थी। देख के पास मुस्कुराते हुए ठाकुर साहब और उनके बगल में रोती हुई एक गाय। अक्षर नहीं थे, लेकिन मतलब साफ था। ठाकुर साहब, आपका कोरमा रो रहा है। शांति बोल न पाने की वजह से तस्वीरों के जरिए अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहती थी। हे भगवान, इस नालायक ने तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। ठाकुर साहब के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर पड़े विक्रम की पीठ पर दे मारी। जानवर कहीं के, क्या तू इंसान है? मैंने तुझ पर भरोसा करके यह दुकान सौंपी और तूने कुछ पैसों के लिए ग्राहकों को धोखा दिया और मेरे मुंह पर कालिख पोत दी और इन बेचारों को चोर बना दिया। नहीं ताऊ जी,
मैं बेकसूर हूं, मैंने तो बस दुकान के भले के लिए। चुप कर, यह भला है या धोखा? ठाकुर साहब की दहाड़ से किचन गूंज उठा। लाइव कैमरा यह सब कुछ पूरे देश को दिखा रहा था। दर्शकों के कमेंट्स में विक्रम के लिए गालियों की बाढ़ आ गई थी। ठाकुर साहब देग के पास गए। उन्होंने एक चमचे से वह गंदा शोरबा निकाला और चखा। थू, यह कोरमा है, यह तो गटर का पानी है। ठाकुर साहब ने चमचा फेंक दिया। उन्होंने मनोहर और शांति की तरफ देखा। झूठे इल्जाम और हवालात की वजह से दोनों की हालत खराब थी, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और ईमानदार थीं। ठाकुर साहब दोनों के सामने घुटने टेकने लगे। मनोहर ने घबराकर उन्हें सहारा दिया। ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। नहीं बेटा, गुनहगार मैं हूं। मैं तुम लोगों से नजरें नहीं मिला सकता। मेरी ही आंखों ने धोखा खाया जो मैंने चोर को घर में रखा और तुम जैसे हीरों को नहीं पहचान पाया। मुझे माफ कर दो। दुनिया के सामने ठाकुर रघुवीर सिंह ने अपने कर्मचारियों से माफी मांगी। यह देखकर मनोहर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने दिनों का दर्द और अपमान ठाकुर साहब के एक माफ कर दो से पिघल गया। शांति भी चुपचाप रो रही थी। उसने ठाकुर साहब का हाथ पकड़ा और उनकी पीठ थपथपाई, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं। यह सब देखकर कोने में फांसे विक्रम ने आखिरी कोशिश की। वह भीड़ का फायदा उठाकर पिछले दरवाजे से भागने लगा। उसका इरादा गल्ले से पैसे लेकर फरार होने का था। पकड़ो उसे, भाग रहा है, मनोहर चिल्लाया और बाहर इंतजार कर रही पुलिस अंदर घुस आई। विक्रम जैसे ही पिछले दरवाजे से निकला, उसका सामना इंस्पेक्टर से हुआ और वह वहीं ढेर हो गया। उसकी कलाई पर मनोहर से कहीं ज्यादा ठंडी और भारी हथकड़ी लग गई। विक्रम सिंह, तुम्हें खाद्य सुरक्षा का कानून तोड़ने, धोखाधड़ी और झूठे आरोप लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर की आवाज किचन में गूंजी। विक्रम सिर झुकाए घसीटता हुआ बाहर ले जाया गया और यह देखकर भीड़ ने तालियां बजाईं। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह कमजोर और बेबस लोगों की ताकतवर और अन्यायी सत्ता पर एक शानदार जीत थी। ठाकुर साहब ने मनोहर और शांति का हाथ पकड़ा और कैमरे के सामने आए। उन्होंने पूरे देश से सिर झुकाकर माफी मांगी। दर्शकों और ग्राहकों, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज से देहलवी दरबार बंद रहेगा और हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। और यह दोनों, मनोहर कुमार और शांति, ही इस दुकान के असली मालिक हैं। ठाकुर साहब के इस ऐलान पर स्टूडियो और जनता सबने जोरदार तालियां बजाईं। मनोहर शर्माकर अपनी नाक पोंछने लगा और शांति मुस्कुराते हुए मनोहर के सीने से लग गई। उसका बनाया हुआ कैलेंडर अब अदालत में विक्रम के गुनाहों का सबसे मजबूत सबूत बनने वाला था। ठंडी सर्दियां बीत गईं और जमीन पर वसंत की गर्म आहट महसूस होने लगी। इस दौरान देहलवी दरबार का मामला भी अदालत में सुलझ गया। विक्रम सिंह के मुकदमे के दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। जज ने शांति के बनाए कैलेंडर को सबसे अहम सबूत माना। विक्रम के वकील ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर सजा कम करवाने की कोशिश नहीं, माती जक्की बनाए की, लेकिन लाइव टीवी पर दिखाए गए सबूतों के आगे उसकी एक न चली। आरोपी विक्रम सिंह पर खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन, धोखाधड़ी, झूठे आरोप और मारपीट के सभी जुर्म साबित होते हैं। उसे 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई जाती है। ठक ठक ठक, जज के हथौड़े की आवाज गूंजते ही विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। वह चिल्लाता रहा कि वह बेकसूर है, लेकिन हवलदार उसे घसीटते हुए ले गए। यह देखकर मनोहर और शांति ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। जेल में विक्रम की जिंदगी नरक बन गई। जो कल तक अपने कर्मचारियों को कीड़े मकोड़े समझता था, वह आज एक छोटी सी कोठरी में बंद चने की रोटी खा रहा था। वह खाना देखकर चिल्लाता, यह कोई इंसानों के खाने की चीज है? बदबू आ रही है। मैं देहलवी दरबार के मालिक का भतीजा हूं। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ जेलर की हौंसी मिलती। उसके साथ बंद एक खूंखार कैदी ने उसकी थाली पर लात मारकर कहा, मालिक का भतीजा, तू तो सड़ा हुआ मांस बेचकर आया है, चुपचाप खा ले। विक्रम कोने में बैठकर आंसुओं से भीगी रोटी निगलने लगा। उसने जो गुनाह किए थे और भूख तथा अपमान का जो दर्द होता है, वह उसे अब समझ आ रहा था। उधर देहलवी दरबार 1 महीने बाद एक नए रूप में खुलने की तैयारी कर रहा था। ठाकुर रघुवीर सिंह ने मनोहर और शांति को अपने घर बुलाया। आलीशान घर के सोफे पर बैठे दोनों अजीब महसूस कर रहे थे। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा और शांति बेटी, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया। अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरी दुकान और मेरी इज्जत
सब कुछ बर्बाद हो जाता। नहीं ठाकुर साहब, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया, मनोहर ने सिर झुकाकर कहा। तभी ठाकुर साहब ने एक फाइल और चाबियों का गुच्छा मेज पर रखा। वह रेस्टोरेंट के पास बने एक 2 BHK फ्लैट के कागजात और चाबियां थीं। यह वही फ्लैट था जिसे विक्रम ने धोखे के पैसों से खरीदा था और जिसे ठाकुर साहब ने अब इन दोनों के नाम कर दिया था। यह क्या है साहब? मनोहर ने हैरानी से पूछा। ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम लोगों का नया घर है। वह ठंडा बदबूदार क्वार्टर मैंने तुड़वा दिया है। अब से तुम लोग गर्म पानी वाले घर में आराम से रहना। शांति को यकीन नहीं हुआ। उसने जिंदगी भर सड़कों और छोटे कमरों में गुजारी थी। अपना घर होना उसके लिए एक सपने जैसा था। उसने ठाकुर साहब के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। अरे, यह मेरे तरफ से कोई तोहफा नहीं है, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और एक और विनती है। ठाकुर साहब ने मनोहर के हाथ पकड़ लिए। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और उस नालायक भतीजे के बाद मेरा कोई नहीं है। अब से तुम देहलवी दरबार के मैनेजर बनोगे। मैं मैनेजर? साहब, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मनोहर ने मना किया, लेकिन ठाकुर साहब नहीं माने। हुनर सीखा जा सकता है, लेकिन इंसान की नीयत नहीं। तुम्हारी मेहनत और शांति का दिव्य स्वाद मिलकर इस दुकान को फिर से भारत का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना देंगे। प्लीज मेरी मदद करो। मनोहर ने कांपती नजरों से शांति को देखा। शांति ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो, आप कर सकते हैं। मनोहर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है ठाकुर साहब, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। उस शाम मनोहर और शांति अपने नए फ्लैट में गए। दरवाजा खोलते ही एक गर्मजोशी ने उनका स्वागत किया। बड़ा सा हॉल, साफ सुथरा किचन, आरामदायक बिस्तर, सब कुछ एक सपने जैसा था। कुछ दिनों बाद देहलवी दरबार फिर से खुला। बैनर पर लिखा था, ईमानदारी का स्वाद, मालिक मनोहर और शांति। दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। लोग उनकी कहानी जानकर उन्हें समर्थन देने आए थे। किचन में शांति सफेद एप्रन पहने शोरबा चख रही थी। जब वह ओके का इशारा करती तो मनोहर जोर से चिल्लाता, कोरमा तैयार है। ग्राहक स्वाद चखकर तारीफ करने लगे, वाह, पहले से भी ज्यादा लजीज है। असली कोरमा तो यह है। मनोहर और शांति काम के बीच में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। एक दिन मनोहर किचन में कोने में खड़ी शांति के पास गया। उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी की डिब्बी थी। शांति, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किचन में सब लोग सांस रोके देख रहे थे। मनोहर के हाथ में उस साधारण सी सोने की अंगूठी को देखकर शांति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मुंह ढक लिया और बस जोर जोर से सिर हिलाती रही। यह 100 शब्दों से भी ज्यादा गहरा जवाब था। मनोहर ने शांति के खुरदरे हाथ पर अंगूठी पहना दी। शुक्रिया, मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। मनोहर ने शांति को गले लगा लिया और किचन में तालियों की गूंज फैल गई। 1 महीने बाद देहलवी दरबार के आंगन में एक सादी, लेकिन दुनिया की सबसे गर्मजोशी से भरी शादी हुई। ठाकुर रघुवीर सिंह ने पिता बनकर शांति का कन्यादान किया। समय बीता और 3 साल गुजर गए। दुकान का नाम अब मनोहर का देहलवी दरबार हो गया था और वह देश के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में से एक बन गया था। सबसे बड़ा बदलाव शांति में आया था। उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। एक सुबह किचन के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज का खास, प्यार से भरा शाही कोरमा। मनोहर यह देखकर भावुक हो गया। शांति ने मुस्कुराकर उसकी हथेली पर लिखा, मैं आपसे प्यार करती हूं। वे दोनों हर महीने के आखिरी रविवार को दुकान बंद करके गरीबों और बेघरों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। वे उस भूख को नहीं भूले थे जिसे उन्होंने खुद सहा था। एक देर शाम दोनों दुकान की छत पर बैठे थे। यह वही छत थी जहां वे ठंड में कांपते हुए योजना बनाते थे, लेकिन अब वहां सुंदर गमले और एक बेंच थी। शांति ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसने अपने कैलेंडर के टुकड़ों को चिपका रखा था, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक नई तस्वीर थी। मुस्कुराते हुए मनोहर और शांति और उनके साथ ठाकुर साहब और गंगा मौसी। और नीचे लिखा था, शुक्रिया मेरे अपने लोग, कभी नहीं भूलूंगी। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी के सबसे अंधेरे कोने में उन्होंने एक दूसरे को पाया था।
शांति, शुक्रिया, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। हम मरते दम तक ऐसे ही साथ रहेंगे। मनोहर की बात सुनकर शांति ने उसके गाल पर एक प्यार भरा बोसा दिया। रात के चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी और हवा जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। जिनके पास कुछ नहीं था, वे ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। एक भिखारी जैसी लड़की और एक नौकर की यह चमत्कारी प्रेम कहानी देहलवी दरबार की खुशबू के साथ हमेशा एक मिसाल बनकर रहेगी।